नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कंचफ में। और आज के कुछ हम महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। पहला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। थर्ड पेशेंट को क्योर किया है एचआईवी से, और एचआईवी आपको पता ही है ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस रहता है। और ये सारी प्रक्रिया स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन के द्वारा हुई है। ठीक है, इस बात को आपने समझा। अब हमको समझने की आवश्यकता है कि जो एचआईवी है वो कैसे हमको प्रोटेक्ट करता है, कैसे हमको प्रोटेक्शन देता है, और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट क्या होता है और स्टेम सेल के बारे में हम कैसे बात करेंगे, ये सारी बातें हम समझेंगे। ठीक है, बोन मेरो के द्वारा ट्रांसप्लांट जो किया जाता था उसको हम बोलते हैं एचआईवी, जो कि रेजिस्टेंस रहता है, म्यूटेशन करता है CCR5 डेल्टा 32, जो जेनेटिक म्यूटेशन है उसके द्वारा सारा काम इन्होंने किया है। ठीक है, पहले हम बोन मैरो को समझ लेते हैं। बोन मैरो क्या होता है कि एक प्रोसीजर के द्वारा आपकी बॉडी में हेल्दी ब्लड को इन्फ्यूज करता है ताकि आपके बॉडी में स्टेम सेल का जनरेशन हो सके। और ऐसे बोन मैरो को हम हटा देते हैं जो हमारी बॉडी में हेल्दी ब्लड सेल्स को इन्फ्यूज नहीं करता है या फिर उनको जनरेट करने में मदद नहीं कर पाता है, उस बोन मैरो को हम हटा देते हैं। ठीक है, अब एचआईवी को समझो, इन्होंने क्या ट्रांसप्लांट किया है। एचआईवी आपको पता ही है, एचआईवी जो वायरस रहता है वो हमारा CD4 जो इम्यून सिस्टम रहता है, जिसको हम जनरली व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, वो हमारी बॉडी में जो सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते हैं, जो पैथोजन के द्वारा होते हैं, उनको रोकने में मदद करता है। मतलब कि जो अगर एचआईवी वायरस ने हमको इन्फेक्ट किया तो हमारा इम्यून सिस्टम डाउन चला जाएगा और हमारी जो पैथोजन से लड़ने की क्षमता है वो खत्म हो जाएगी और हम जल्दी क्या हो जाएंगे, बीमार पड़ते जाएंगे। ठीक है, ये एचआईवी वायरस का काम रहता है। अब जैसे हम समझते हैं कोरोना वायरस आया, यहाँ पे एक स्पाइक प्रोटीन होता था। इस बात को समझें, स्पाइक प्रोटीन रहता था और इसी स्पाइक प्रोटीन पे यूपीएससी ने प्रश्न पूछा था, इसको बोला था ACE2, इस नाम से कुछ बोलते थे। ले अब इसको कोरोना वायरस मत समझो, इसको समझो कि हमारी बॉडी में क्या है, CCR5 है, जो कि म्यूटेशंस है किसका, इम्यून सिस्टम का। और इसी के द्वारा अगर हमारी बॉडी में एचआईवी आएगा तो इसी स्पाइक प्रोटीन के द्वारा आएगा, जिसको हमने बोला CCR5। ठीक है, इस बात को समझेंगे आप। तो इसको अब क्या बोलेंगे, CCR5 बोलेंगे, जो कि मेन गेटवे है किसका, एचआईवी वायरस का। ठीक है, अगर यहाँ पे हमारा एचआईवी वायरस इंट्रोड्यूस हो गया तो हमारी बॉडी को एचआईवी वायरस इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, और इसी के द्वारा CCR5 जो डेल्टा 32 म्यूटेशन हुआ है, जो प्रिवेंट करता है कौन, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, इस बात को हमने समझा, तो ये वाली बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो, स्टेम सेल क्या हो, एक स्पेशल ह्यूमन सेल होती है जो कि आपकी बॉडी में डिफरेंट टाइप की हो सकती है। और आपकी बॉडी में जो टिश्यू होते हैं, ऑर्गन रहते हैं, वो स्टेम सेल के द्वारा जनरेट होते हैं, जिनको हम टू टाइप से बोलते हैं, सोमेटिक और एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। जनरली जो अप टू 3 डे की होती है हम उसको टोटिपोटेंट बोलते हैं। इससे बॉडी का हर पार्ट बन सकता है। और जनरली प्लोरीपोटेंट होती है, जिसको हम एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल बोलते हैं। इससे 5 to 6 डे ओल्ड जो एम्ब्रॉय रहता है उसके द्वारा बनता है। फिर उसके बाद हम आते हैं अडल्ट या सोमेटिक स्टेम सेल पे, उसमें मोटिपोटेंट सेल हमारी बॉडी में रहती है और एक लैब में बनती है इंट्रोड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल, ये लैब में बनी हुई सेल रहती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, इंड्यूस प्लोरीपोटेंट स्टेम सेल लैब के द्वारा साइंटिस्ट बनाते हैं। ये एडल्ट रहती है, इससे बॉडी के कुछ ही पार्ट बन सकते हैं, हमारे बालों में मिल सकता है, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट से ले सकते हैं। और एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल हमको भ्रूण काल एम्ब्रॉयड के दौरान मिलती है 5 to 6 में। एक टोटिपोटेंट होती है जो अप टू 3 डे के आसपास हमको मिलती है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेम सेल्स हो गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, इस स्टेम सेल प्रोसेस के द्वारा जो हमारा एचआईवी पेशेंट से जो कोई व्यक्ति था उसको क्या किया है, क्योर किया है, स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन जो
ट्रांसप्लांट है उसके द्वारा, मतलब कि स्टेम सेल खराब थी तो उन्हें बोन मैरो को क्या किया, ट्रांसप्लांट किया, और उसके द्वारा हमारी बॉडी में स्टेम सेल में हेल्दी ब्लड इन्फ्यूज होने लगा और हेल्दी ब्लड सेल्स बनने लगी, तो हमारी बॉडी में जो HIV का जो इम्यून सिस्टम था वो इंक्रीज होने लगा, तो वायरस जो व्यक्ति था वो पेशेंट वो क्या हो गया, क्योर हो गया। तो इस बात को आपने समझा, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण न्यूज है कि FATA की जो FATF जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है वो रसिया की मेंबरशिप यूक्रेन बार पे उसने सस्पेंड किया है। सस्पेंड का मतलब ये नहीं है कि वो मेंबरशिप पूरी तरह चली गई है, वो इसको केवल उनको रोका गया है कि FATF की जो मेंबर है वो उनकी मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएंगे रसिया, ठीक है, और डॉक्यूमेंट है उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। FATF की मेनली दो लिस्ट रहती हैं, जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग जिसको हम ग्रे लिस्ट बोलते हैं, एक हाई रिस्क जुरिडिक्शन रहती है जिसको हम ब्लैक लिस्ट बोलते हैं, और इसमें कहा गया है ईरान और नॉर्थ कोरिया भी ब्लैक लिस्ट में रहेंगे, UAE, तुर्की, जॉर्डन, साउथ अफ्रीका और जो 20 जो नेशंस हैं उसको ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है, इस मीटिंग में ये बात कही गई है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स G7 समिट के द्वारा 1989 में इसका पेरिस में इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, पोस्ट मतलब कि 9/11 का जो अटैक हुआ था उसके द्वारा किया गया था। पर्पज है जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रमोशन रहता है, पॉलिसी रहता है, उसको कॉम्बैक्ट करना, मनी लॉन्ड्रिंग केस को हैंडल करना, टेरर फाइनेंस को कम करना। इसमें 34 कंट्री आपको देखने को मिलेंगे। इंडिया क्या है, इसका ऑब्जर्वर स्टेट है, नहीं इंडिया आप इसका सदस्य है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें 40+9 रिकमेंडेशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये सारा काम करते हैं किसी मनी लॉन्ड्रिंग जो टेरर फाइनेंस रहती है उस पर ये काम करते हैं। इस स्टेटमेंट को आप सही कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बन सकता है, ठीक है। इंडिया क्या है, इसका मेंबर है। दूसरा कॉमनवेल्थ एसोसिएशन, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन की मीटिंग हुई है जिसको हमारे लोकसभा स्पीकर ने हेल्ड किया है, इनग्रोड किया है, और इसके एक्स ऑफिसो चेयरमैन रहते हैं। 19 CPA की इंडिया रीजन जो जोन है उसमें मीटिंग हुई है। CPA को 1911 में इस्टेब्लिश किया गया, और 180 जो लेजिस्लेचर रहते हैं उसको ब्रांचेस बोलते हैं, उसको 9 जियोग्राफिक रीजन में डिवाइड किया गया है कॉमनवेल्थ में। कॉमनवेल्थ आपको पता ही है 56 मेंबर आपको देखने को मिलेंगे। जो फॉर्मर जो ब्रिटिश एम्पायर की जो टेरिटरी रही हैं उनको मिलाकर हम कॉमनवेल्थ बोलते हैं। और अफ्रीका के बाद भारत क्या है, लार्जेस्ट ब्रांच आपको CPA की देखने को मिलेंगी, और CPA को इंडिया में 4 जोनों में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसके एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन रहते हैं, लोकसभा स्पीकर रहते हैं। दूसरा बोर ठेकरा चर्चा में है, आई कल आपके पास सुनने को सोशल मीडिया पे कई कार्डियो अरेस्ट अटैक के केस आपको देखने को मिलते हैं। तो एक मेडिसिन प्लांट है जिसको बोरथेकरा बोलते हैं, आसाम में आपको देखने को मिलेगा। कार्डियो प्रोटेक्टिव इसमें पोटेंशियल है। साउथ ईस्टर्न एशिया में आपको एंडेमिक देखने को मिलेगा। टी रॉ कंजप्शन इसका होता है, और इसकी जो ये इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट का सोर्स रहता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी बैक्टीरियल, एंटी डायबिटिक, हाइपो पैलेडेमिक, ये सारी चीजें न्यूरो प्रोटेक्टिव एक्टिविटी काफी महत्वपूर्ण चीज है, तो इस बात को आप ध्यान रख सकते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, इंडिया ने म्यूनिसिपल बॉन्ड इंडेक्स जारी किया है, किसने, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने। और ये क्या करेगा, जो परफॉर्मेंस है बॉन्ड की, जो कि म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसके द्वारा हो सकता है, उनके द्वारा बॉन्ड जारी किए जाएंगे। 3 फोल्ड में फंड राइज किया जाएगा। 2017 में 2342 करोड़ का फंड राइज किया गया था, 2022 में इसको 6252 का बॉन्ड राइज करने का, मतलब कि पैसा राइज करने का प्रयास किया गया है। इसमें आपको 28 म्यूनिसिपल्स बॉन्ड आपको देखने को मिलेंगे और 10 इश्यूअर इसमें देखने को मिलेंगे, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसमें आपको एक AA कैटेगरी का चीज, मतलब कि कोई भी म्यूनिसिपल्स होना चाहिए, ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आई होप आपको पसंद आया होगा। आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।